हेलो प्यारे मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के 28 नंबर के सवाल पर। यह सवाल क्या कहता है कि एक ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण ए एक समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर होता है बी सी इंटू बी डी। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग जो सवाल में दिया सबसे पहले उसको लिखते हैं कि आंसर देकर के वही लिखे हैं कि जो दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए बी डी त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि ए मेरा जो है वो कितना है, समकोण है, और ए सी जो है वो बी डी पर क्या है, लंब है। उसके बाद देखिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी इंटू बी डी के। ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद प्रमाण में क्या है, प्रमाण हम लेकर चले हैं, यानी कि हम लोग प्रूफ करने की और हम लोग जा रहे हैं, तो वही को प्रमाण लिखे हैं। तो प्रमाण हम लोग क्या लिखे हैं कि चलिए सबसे पहले प्रमाण में ध्यान देना है कि त्रिभुज डी ए बी एक हम त्रिभुज बना लिए हैं। डी ए बी एक त्रिभुज बनाए हैं, उसमें यहाँ से यहाँ लंब डाले हैं। देखिए लंब दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि लंब है ए सी, क्या है, लंब है किस पर, बी डी पर। किस पर, बी डी पर ए सी जो है वो क्या है, लंब है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। उसके बाद ये लंब हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए त्रिभुज कौन कौन लिए हैं, त्रिभुज डी ए बी लिए हैं, त्रिभुज डी ए बी बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, डी ए बी बड़ा वाला त्रिभुज, तथा त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए ये वाला त्रिभुज लिए हैं, डी सी ए ये वाला त्रिभुज लिए हैं। यानी कि बड़का त्रिभुज और ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे, यानी कि समरूप करेंगे। समरूप यहाँ पर करेंगे त्रिभुज कैसे, तो देखिए दोनों त्रिभुज में कोण डी और कोण डी जो है, छोटे वाले मतलब डी सी ए का भी, और बड़ा वाला त्रिभुज जो है मेरा डी ए बी, ये दोनों त्रिभुज में डी जो है वो दोनों त्रिभुज में ये कोण है, इसीलिए कोण डी और कोण डी, बड़ा वाला में भी डी और छोटा वाला में भी कोण डी, ये दोनों कोण जो है यानी एक ही कोण दोनों त्रिभुज में आता है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण, मतलब ये दोनों कोण क्या है, एक ही कोण है लेकिन दोनों में आता है, इसलिए उभयनिष्ठ हुआ। कोण ए और कोण सी, देखिए ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, मतलब कि यह जो लंब है दोनों तरफ 90 का बनेगा, यानी कि दोनों तरफ लंब है, दोनों तरफ क्या होगा, समकोण बनेगा। उसके बाद इधर क्या है, यहाँ से ये तो पहले से समकोण है, तो यानी कि ये भी समकोण, मतलब हुआ कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री का, इसीलिए कोण ये भी कोण है और ये भी कोण है, मतलब तो त्रिभुज डी ए बी तक यानी कि समरूप त्रिभुज है डी सी ए के, किस सर्वांग समता से, ए सर्वांग समता से। आगे हम लोग चले, तो फिर यहाँ तक इसको हम समीकरण क्या माने, समीकरण फर्स्ट माने हैं। फिर दूसरा त्रिभुज लिखे हैं, त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज ए सी बी में। तो इस दोनों त्रिभुज यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी, उसके साथ किसका तुलना किया है, छोटे वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ए सी बी मतलब छोटा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम किए हैं। तो इस दोनों में क्या, इस कंडीशन में दोनों में कोण बी जो है उभयनिष्ठ है, बड़ा वाला में भी और छोटा वाला में भी, इसीलिए कोण बी और कोण बी जो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद कोण ए और कोण सी ये तो पहले समकोण और ये भी क्या है, समकोण है, क्योंकि लंब है एक दूसरे पर, इसलिए दोनों क्या हो गया, समकोण हो गया, मतलब प्रत्येक 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी बी, यानी कि समरूप हो गया। तो ए समरूपता किस समरूपता से, ए समरूपता से, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या कहता है, समीकरण 1 में कहता है कि त्रिभुज जो है त्रिभुज डी ए बी समरूप है किसके, त्रिभुज डी सी ए के, उसके बाद
समीकरण 2 में है कि वही त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज DAB ये किसके समरूप है, ACB की, मतलब कि बड़ा वाला त्रिभुज दोनों छोटा त्रिभुज क्या है समरूप, वही समरूप है, उसी को हम लिखे यहाँ पर कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है छोटे वाले दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। इसीलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज सी यानी कि ACB हम लोग तुलना किए हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, मतलब बड़का वाला त्रिभुज और दोनों छोटा वाला त्रिभुज किसके बड़ा समरूप है, बड़का वाला त्रिभुज के, इसलिए दोनों छोटा त्रिभुज में क्या होगा आपस में समरूप होगा, ये जानने वाली बात है। उसके बाद हम लोग आगे जो काम किए हैं तो छोटा वाला त्रिभुज ACB और बड़ा वाला त्रिभुज DAB में हम लोग काम किए हैं। तो चलिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं यहाँ पर कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके कर्ण के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके कर्ण के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। देखिए तो ACB ये त्रिभुज यानी कि ये वाला त्रिभुज, उसके बाद त्रिभुज DAB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात वही लिखे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज जो क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ARE लिखा हुआ है, ARE ये लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ क्षेत्रफल, इसको क्या पढ़ते हैं क्षेत्रफल। यदि किसी को लिखना होगा क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे एरिया की जगह पर क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ACB या एरिया ऑफ त्रिभुज ACB ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ACB, उसके बाद बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DAB, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटका त्रिभुज ऊपर में और बड़ा वाला त्रिभुज नीचे में। तो इसका कर्ण कौन हुआ, देखिए छोटा वाला त्रिभुज ये है, छोटा वाला ACB, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा ये क्या है कर्ण है, तो AB क्या है, ये AB कर्ण है, मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण कौन है गया, तो BD या DB क्या है कर्ण है, उसी को DB बोलो या DB बोलो या BD बोलो, एक ही बात है। हम लोग लिखे हैं BD, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए तो जब लंब आधार दिया रहता तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2, तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कब, जब हमको आधार और ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ACB इस त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार कितना है BC ये क्या है, ये BC क्या है, इसका आधार है। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज के लिए तो यानी कि BC इंटू AC, मतलब AC क्या है, इसका ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई छोटे वाले के लिए। दूसरी बात अब हम लोग बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार बड़का वाला त्रिभुज के लिए, तो BD क्या है आधार है, फिर उसके बाद ऊंचाई मतलब इस यानी कि जो त्रिभुज खड़ा कितना है उसी को बोलते हैं AC मतलब ऊंचाई। तो यहाँ से ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर किसके बराबर है, ये अपने कर्ण के वर्ग के बराबर है, कर्ण की यानी कर्ण BD है कर्ण है, तो BD क्या है कर्ण है, तो BD के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद AC और AC ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद एक BD और एक BD कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या सब बचा है, तो यहाँ से इधर क्या बचा, नीचे में कुछ, इधर कुछ नहीं बचा है नीचे में यहाँ पर। तो यहाँ से इस दोनों को कोना कोने गुना कर दीजिए, तो 1 गुना AB का स्क्वायर, 1 गुना AB का स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर इधर गुना कीजिए, इधर और यहाँ, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, ये और ये दोनों कट गया है, तो BC बचा हुआ है, तो BC लिखे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है BD बचा है, तो BD यहाँ पर लिखे। तो यानी कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू DB, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये था मेरा पूरा जो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था
कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, तो हमको यहाँ पर निकल गया है जो आप देख रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग आ चुके हैं 29 नंबर के सवाल में कि 29 नंबर का सवाल कहता है कि यदि सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको जो दिया हुआ क्या दिया हुआ 4 यानी कि सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमको क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखिए या तो इसको आप कोसेक में बदल लीजिए या इसको सेक में बदल लीजिए। तो हम इसी सेक को हम कोसेक में बदल लिए हैं। तो देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग क्या जानते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कोसेक थीटा यहाँ पर लिखे हैं 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना 4a। उसके बाद देखिए कोसेक a माइनस 20, तो कोसेक a माइनस 20, तो जो हमको था वो लिख दिया इधर। तो अब यहाँ पर देखिए इधर भी कोसेक आ गया, इधर भी कोसेक आ गया, दोनों कोसेक को हटा देंगे। कोष्ठ के अंदर क्या बचा हुआ है, कोष्ठ के अंदर बचा हुआ है 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a लिखे यहाँ पर, कोई दिक्कत। उसके इधर कितना बचा हुआ है, इधर a माइनस 20 लिखा हुआ है, तो a इधर कितना बच गया यहाँ पर, तो a तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया कि 100 यानी कि 90। अब देखिए इधर ये किस में प्लस में कि माइनस में, ये प्लस में है, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। इधर ये 90 था, इधर ये क्या है प्लस में है, तो इस प्लस वाले को क्या किया है, सॉरी माइनस, इसको इधर कर लिए। तो यानी कि इधर कितना हो गया 90 प्लस कितना 90 प्लस 20। उसके बाद देखिए a तो a, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है 4a ये है, इस 4a को उधर करेंगे कितना हो जाएगा ये a प्लस 4a, मतलब कि जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5a हो जाएगा। तो अब देखिए 5a को पहले लिख लिए, फिर इस 110 को उस साइड लिख लिए। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये दोनों आपस में गुणा के रूप में यहाँ पर, तो 5 यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, उस साइड भेजेंगे तो 5 को तो भागा में चला जाएगा, तो 110/5, मतलब इस दोनों काटेंगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, ये दोनों 22 मरतबे में, मतलब a का मान कितना निकला मेरा 22 डिग्री। ये हमको पूछ रहा था इस सवाल में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं 30 नंबर के सवाल पर। इससे पिछले हम पढ़े हैं 29 नंबर का सवाल। यदि आपको 29 नंबर के सवाल में किसी प्रकार की परेशानी हुई है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी उस परेशानी को दूर करने का, या आप उसको एक बार फिर से उस वीडियो को पीछे करके देखिए। अब हम लोग आए हैं 30 नंबर के सवाल में। इसमें कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 2, -4 हो। तो उस त्रिभुज का बोल रहा है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, तो सिर्फ हम एक त्रिभुज बना लिए अपने मन से। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए, ए बी से क्या मेरा एक त्रिभुज है। एक को हम दे दिए कि 2,3, बी को दे दिया -1,0, फिर सी को क्या मान लिया है 2, -4, ये हम मान लिए। तो वही लिखे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए बी और सी है। तो ए बी यानी कि 2,3 माने, तो मतलब x1 y1। उसके बाद b को माने है -1,0, तो मतलब x2 y2। फिर हम लोग c को क्या मान लिए हैं यहाँ पर, तो 2, -4 मतलब x3 y3। तो हम लोग को जो मेन फार्मूला याद करने के लिए अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वो ये है कि यदि निर्देशांक त्रिभुज में यदि हमको क्षेत्रफल पूछ देगा ज्ञात करने के लिए, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे कि 1/2 x1 इंटू y2 -y3 प्लस x2 इंटू y3 -y1 प्लस x3 इंटू y1 -y2। ये हमको याद करना है, जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो यदि आपको याद करना होगा तो इसको हम बोलते हैं कि देखिए x तो हर जगह बाहर रहता है और प्लस के साथ आता है बाहर में, लेकिन उसके बाद जो आता है इसको यानी कि कोष्ठ याद करने के लिए, इसको कोष्ठ के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं 23। ऐसे याद रखते हैं 23, इसको 31, इसको 12। इस तरीक़ा से हम लोग इसको याद रखते हैं। याद रखने के लिए सब चीज़ है, वैसे लिखने के लिए नहीं था, याद करने के लिए। तो 23
31 12 जिसको लिखना होगा अपना लिखिए, जिस तरह से आपको याद हो जाए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग 23 31 12 ऐसे करते हैं। तो चलिए, तो x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पर, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 जिसे लिखे हैं हम लोग। तो x1 का मान कितना 2, तो 2 लिखिए, तो इंटू दिए, फिर देखिए y2 का मान कितना, y2 का मान कितना 0, तो 0 रखिए, फिर माइनस, उसके बाद क्या है y3, तो y3 कितना मान आया -4, तो -4 लिखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखे कि x2 का मान कितना -1, फिर उसके बाद y3 कितना है मेरा, y3 मेरा 2 है, y3 यहाँ पर y3 यहाँ पर कितना है मेरा -4, तो y3 यहाँ पर मेरा कितना हो गया -4। उसके बाद y1 यहाँ पर y1 मेरा कितना है, y1 कितना है मेरा 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे 3, सबका चिन्ह अपना अपना लिख दिए हैं। तो इसके साथ कोई चिन्ह नहीं था तो नहीं लिखे, पहले माइनस का फार्मूला से, तो माइनस का फार्मूला से लिखे। उसके बाद यहाँ पर कितना है मेरा y3 कितना y3, यहाँ पर y3 लिखे, तो y3 के लिए यहाँ पर कितना माइनस, यानी कि कितना y3 2, तो 2 लिखे। यहाँ पर कितना है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका y1, तो y1 कहाँ है मेरा, y1 3, उसके बाद y2 मेरा कितना है 0। तो इस तरह से हमने ये सब कुछ लिखा। तो इस सभी को हल किए, तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट, अब इसको एक बार समझिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये था मेरा यहाँ पर कि जब फिर यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको हल किए, तो देखिए 1/2 लिखे, फिर यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 0 है, और ये माइनस, और ये माइनस प्लस, अब प्लस 4 और 0 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, -1 है तो 1। उसके बाद ये दोनों आपस में जुटेगा घटेगा, तो दोनों माइनस सेम चिन्ह, दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो -7। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 में से 0 हो जाएगा तो 3। तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 लिखे, इस दोनों को हम लोग क्या किए गुना कर दिया 8 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -1 है, माइनस प्लस, तो 7 यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या हुआ, तो प्लस का चिन्ह, 2 गुना 3, तो कितना हुआ 3 दूनी 6। तो 1/2 इस सभी को जोड़े तो कितना हो गया मेरा, जब उस सभी को जोड़े तो मेरा कितना हो गया 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई, ये मेरा आंसर हुआ। वर्ग इकाई क्यों, मतलब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए। तो आप इसको नोट डाउन मान ज्ञात करें, ताकि बिंदु 7,-2, 5,1 तथा 3, के संरेखी हो। यानी कि हमको एक चीज दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है संरेखी हो, तो बोल रहा के का मान ज्ञात करने के लिए। उसी को हम माना कि a बराबर x1 y1 बराबर में 7,-2, फिर b बराबर हम लोग मान लिए हैं कि यानी कि x2 y2 बराबर में 5,1 तथा c बराबर में क्या लिखे हैं x3 y3 बराबर में क्या है 3, k। तो ये बिंदु हम लोग मान लिए हैं। और जब बिंदु a और b तीनों क्या है संरेखी हो, तब क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, जब बिंदु संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर 0 के बराबर। तो वही किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसी चीज को हम लोग यहाँ तक लिखे हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है उसको हम यहाँ से यहाँ तक में लिख लिए, बराबर में 0 तो बराबर में 0 दे दिए। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्या है कि यानी कि 1/2 बराबर में इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में हम लोग, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग 0, यानी कि संरेखी, इसलिए क्या किए 0 किए। तो अलग अलग मान रखे सबका, 1/2 x1 का मान लिखे है 7, उसके बाद y2 का मान लिखे 1, और k यानी कि y3 का मान क्या दिया हुआ हमको, यहाँ पर y3 बराबर हमको क्या लिखा हुआ, यहाँ पर हमको
के लिखा हुआ है, तो ये चीज हम इधर लिखे। फिर उसके बाद प्लस में, तो प्लस में y2 का मान, तो y2 का मान कितना लिखा हुआ है 5, y2 का मान हम लोग 5 लिखिए। उसके बाद y3 माइनस y4, y3 कितना है मेरा, y3 मेरा है, y3 मेरा k है। उसके बाद यहाँ पर देखिए y1 मेरा कितना है y1, यहाँ से देखिए y1 मेरा -2, तो -2 यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद तो इतना तक हम लोग लिखे। फिर उसके बाद क्या कहता है कि x3, तो x3 कितना दिया है मेरा x3, तो x3 मेरा 3 दिया हुआ, तो x3 3 लिखे यहाँ पर। फिर y1 और y2, y1 तो y1 -2, फिर y3 k, सॉरी y1 कितना -2, y2 कितना है मेरा y2 1 दिया हुआ है, तो -2 और उसके बाद कितना लिखे हम लोग 1, तो बराबर में कितना 0। क्यों, त्रिभुज क्या है संरेखीय है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यानी कि संरेखीय है, त्रिभुज संरेखीय है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब बिंदु त्रिभुज का बिंदु संरेखीय हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। उसके बाद यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या किए बारी बारी से, तो जो है वही लिखे हैं सिर्फ, तो इसको मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको होना चाहिए, यानी कि इसको फिर हम लोग अंदर में गुना जोड़ घटाव कर दिए हैं जो करना था। फिर उसके बाद हम लोग ये पर आए कि जब सबको जोड़े हैं तो इधर ये वाला और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर उस 1 को इस 7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर ये और ये जब दोनों आपस में घट जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो माइनस चिन्ह लगाएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस है, तो 7 यानी कि 7 -7 के प्लस 5 के, जब घटेगा तो -2 के, उसके बाद बराबर में 0। तो इसी को जब उस साइड भेजेंगे तो जो नीचे में हो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे यहाँ पर। तो जब इस पूरे को हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए ये 8 - 2 के, 8 - 2 के बराबर में 0। अब देखिए ये 8 है, ये प्लस, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना है 2 के बराबर में कितना 8, मतलब वह के बराबर में 8/2, कोई दिक्कत, यानी कि फिर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 4, यानी कि के बराबर कितना आंसर निकला हमको 4। जो सवाल में पूछ रहा था कि के का कितना मान होगा, तो के का मान इतना होगा। जब बिंदु क्या हो संरेखीय हो तो के का मान कितना आएगा मेरा 4 आएगा। तो ये हमसे पूछ रहा था।